मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इतिहास अध्याय 4 मुगल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव, जिसमें हमने इस पाठ का पहला भाग भारत पर तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण में गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के कारण या भारत पर तुर्क आक्रमण के क्या कारण थे, पृथ्वीराज चौहान के स्वजनों के विरोध को समाप्त करना और किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राज्यों का दमन करके अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, चलिए, ये पृथ्वीराज चौहान याद रखिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आगे आने वाले टाइम में जो रीट का एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही रामबाण डोज है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कहीं ना कहीं सवाल प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है। तो रीट, पटवार और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी और कक्षा 12 इतिहास राजस्थान बोर्ड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए तो वीडियो तैयार है। चलिए अध्ययन करते हैं। 1173 ईस्वी में गौर के शासक गियासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। ठीक, यानी गौर वंश का शासक था गियासुद्दीन, उसने 1173 में गजनी पर अधिकार किया और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। यही शहाबुद्दीन इतिहास में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी यहाँ अपन देखें तो ज़्यादा प्रसिद्ध होगा मोहम्मद गोरी के नाम से, जबकि वास्तविक उसका नाम था शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बन जाता है और गोरी जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, गजनी का शासक बनने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसके भारत पर आक्रमण करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। यहाँ से सवाल बन जाता है राजस्थान बोर्ड में और अन्य बड़े स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सवाल बनता है कि भारत पर तुर्क आक्रमण के क्या कारण थे, या फिर मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे या क्या उद्देश्य थे। तो चलिए, इसमें अपन 4 उद्देश्य पढ़ेंगे। याद रखना, बहुत ही सिंपल भी है। पहला, धन संपदा प्राप्त करना। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का पहला उसका उद्देश्य था धन संपदा प्राप्त करना, यानी धन दौलत प्राप्त करना। दूसरा, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, क्योंकि मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए दूसरा उद्देश्य उसका हुआ साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। तीसरा, पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना, यानी पंजाब में अन्य जो गजनी वंश है और मुल्तान में जो इस्माइलिया वंश है उसकी सत्ता को नष्ट करना और अपने गौर वंश की स्थापना करना। चौथा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो इसमें 3 तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहला उद्देश्य धन संपदा धन दौलत प्राप्त करना, दूसरे उद्देश्य साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, तीसरा उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना, चौथा पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश है उसको नष्ट करना। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे, या फिर भारत
पर तुर्कों के आक्रमण के क्या कारण थे? दोनों प्रश्नों के एक ही जवाब है, ये 4 उद्देश्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पृथ्वीराज चौहान। शासनकाल 1077 से 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक है, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान जो कि इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो चलिए, पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ध्यान रखना, ये भी कई बार सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का कौन से पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, ये याद रखना। ठीक, चलिए। तो मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के समय दिल्ली व अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली और अजमेर पर किसका शासन था? चौहाना का। और चौहानों में शासक, प्रमुख शासक उस समय समकालीन शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है। लीजिए, यहाँ सवाल बन गया, कौन सा शासक इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? प्रत्येक कई प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। तो कौन सा शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, याद रखना। एक और बता देता हूँ, पृथ्वीराज ने दल पंगुल की उपाधि भी धारण की थी। और दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या मतलब होता है? विश्व विजेता। जब उसने अपने स्वजनों को और अपने पड़ोसी राजाओं को हरा दिया, तब इसने विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी, यानी दल पंगुल की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। चलिए आगे। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 ईस्वी में अनहिलवाड़ा, कहाँ पर? अनहिलवाड़ा, गुजरात में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? अनहिलवाड़ा। और अनहिलवाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, पिता कौन थे? सोमेश्वर। पिता का नाम सोमेश्वर। और माता का नाम कर्पूरी देवी। माता का नाम कर्पूरी देवी। सोमेश्वर अर्णोराज का पुत्र था। हम चौहान वंश का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था और चौहान वंश के प्रमुख शासक कौन थे, उनमें पढ़ेंगे। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन? सोमेश्वर। अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। यानी 1166 में पृथ्वीराज का जन्म हुआ और 1177 में शासक बन गया। यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद में शासन की जो बागडोर है वो पृथ्वीराज चौहान के हाथों में आ गई। कहने का मतलब मात्र 11 वर्ष की आयु, मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शासक बन गया। और इस उम्र में तो आप देखिए, छोटे बच्चे तो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। चलिए आगे। पृथ्वीराज की माँ कर्पूर देवी कुशल राजनीतिज्ञ थी। यहाँ आपने क्या सीखा कि पृथ्वीराज चौहान की 1166 में जन्म हुआ उनका,
और मात्र 11 वर्ष की आयु में यानी 1177 में शासन की बागडोर संभाल ली। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूर देवी। ठीक है, चलिए आगे। तो उनकी माँ कर्पूर देवी कुशल राजनीतिज्ञ थी। इस कारण उसने अपने तत्कालीन वहाँ प्रधानमंत्री कदमवास या केमास तो और सेनापति जो है वो है भुवनमल की सहायता से राज्य का शासन आसानी से संभाल लिया। मतलब हुआ कि पृथ्वीराज 1177 में शासक बना। उस समय उसकी माँ तो कुशल राजनीतिज्ञ थी, तो उनकी सहायता में उसकी माँ थी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे कदमवास या केमास और सेनापति भुवनमल, इन्होंने पृथ्वीराज की शासन में बहुत सहायता की थी। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ भी बनता है कि पृथ्वीराज चौहान का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? कदमवास। सेनापति कौन था? भुवनमल। ठीक है, फिर 1 वर्ष तक माता के संरक्षण में रहने के बाद 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यानी 1177 में अपनी माता के संरक्षण में उसने शासन किया। प्रधानमंत्री जो केमाश है और सेनापति भुवनमल है, इन तीनों की सहायता से उसने 1 वर्ष तक शासन की बागडोर माता की सहायता से और इन अन्य 2 योग्य प्रधानमंत्री और सेनापति की सहायता से शासन किया और शासन की बारीकियों को सीखा। और 1178 में अपनी स्वतंत्र शासन करने के लिए शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर शीघ्र ही उसने उच्च पदों पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों की नियुक्ति कर विजय नीति को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया। ठीक, आगे चलिए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस विजय नीति के 3 पक्ष थे। कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान की जो विजय है हम उसको 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला, स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना। दूसरा, पड़ोसी राज्यों का दमन। और तीसरा, विदेशी शत्रुओं का मुकाबला। ये पृथ्वीराज चौहान के विजय के 3 पक्ष है और ये गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। राजस्थान के लिए प्रमाणिक जो पुस्तक आती है वो राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा द्वारा ही लिखित है, तो ये बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक है। तो उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान के विजय नीति के 3 पक्ष, पहला स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, दूसरा पड़ोसी राज्यों का दमन, तीसरा विदेशी शत्रुओं का मुकाबला। हम इसमें पढ़ेंगे स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना और पड़ोसी राज्यों का दमन। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष। चलिए आगे। यहाँ सवाल बन सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के 3 पक्ष कौन से थे? तो पहला, स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, दूसरा पड़ोसी राज्यों के दमन करना, तीसरा विदेशी शत्रुओं का मुकाबला। चलिए आगे। ये पृथ्वीराज चौहान का चित्र है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की विजय। तो पृथ्वीराज को अल्पवयस्क देख करके सबसे पहले उसके चाचा अपर गांगेय ने शासक बनने के लिए विद्रोह कर दिया। सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान के शासक बनते ही सबसे पहले किसने विद्रोह किया? तो उसके चाचा थे। चाचा का नाम क्या है? अपर गांगेय। अपर गांगेय। ठीक है, गांगेय। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज ने अपने चाचा अपर गांगेय को परास्त कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पहला अपने स्वजनों के विरोध को समाप्त करने में पहला पढ़ रहे हैं अपर गांगेय का विद्रोह
जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने अपने चाचा अपर गांगेय को परास्त किया और उसकी हत्या कर डाली। किंतु विरोधी दल इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो अपर गांगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अपर गांगेय की हत्या हो गई तो अपर गांगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। गुरुग्राम या गुड़गांव पर विद्रोह करके नागार्जुन ने अधिकार कर लिया। ठीक, स्वजनों के विरोध में पहला तो अपर गांगेय हो गया, दूसरा हो गया नागार्जुन का दमन। पहला हो गया अपर गांगेय का दमन, दूसरा हो गया नागार्जुन का दमन। तो नागार्जुन ने विद्रोह करके कहाँ पर अधिकार कर लिया, गुरुग्राम या गुड़गांव। पृथ्वीराज द्वारा सेना भेजने पर नागार्जुन गुरुग्राम या गुड़गांव छोड़ करके भाग गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने सेना भेजी, नागार्जुन गुड़गांव छोड़ करके भाग गया। उसके सेनापति देवभट्ट ने कुछ समय तक गुरुग्राम या गुड़गांव को बचाने का प्रयास अवश्य किया। किसके सेनापति? नागार्जुन के सेनापति देवभट्ट ने अपने इस गुरुग्राम या गुड़गांव को बचाने का प्रयास अवश्य किया, किंतु पृथ्वीराज की सेना सफल रही और उसने गुरुग्राम या गुड़गांव पर अधिकार कर लिया और विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिए। साथ ही साथ इनके सिर नगर की प्राचीरों या दीवारों पर लटका दिए, जिससे भविष्य में अन्य शत्रु उनके विरोध का साहस न कर सके। इस प्रकार से नागार्जुन का भी दमन कर दिया गया। यानी पहले तो अपने चाचा अपर गांगेय का दमन किया, दूसरा अपने नागार्जुन है जो अपर गांगेय का भाई था, पृथ्वीराज का चचेरा भाई नागार्जुन, उसका विद्रोह किया, उसका विद्रोह हुआ, विद्रोह से उसका भी दमन कर दिया और शत्रुओं को ऐसा सबक सिखाया कि वापस कभी वो विद्रोह न कर सके तो उनके सर काट करके नगर की जो दीवारें हैं उन पर लटका दी। फिर अब आता है तीसरा, भंडारनक जाति का दमन। तो पहला हो गया अपर गांगेय का दमन, दूसरा नागार्जुन का दमन, तीसरा भंडारनक जाति का दमन। तो ये जो भंडारनक जाति है, भरतपुर, मथुरा और अलवर के आसपास के क्षेत्र में भंडारनक थे और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुड़गांव व हिसार के आसपास बसी हुई भंडारनक नामक उपद्रवी जाति को पराजित कर अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर दिया। ठीक है, यानी तीसरा दमन क्या है, 1182 में भंडारनक जातियों का दमन। और ये भंडारनक कहाँ रह रहे हैं, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र पर। और यूँ देखा जाए तो भरतपुर, मथुरा और अलवर के आसपास के क्षेत्र में भंडारनकों के विद्रोह का पृथ्वीराज चौहान ने अंत कर दिया। ठीक है, और समसामयिक लेखक जिनपति सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडारनकों के दमन का उल्लेख मिलता है। यानी पृथ्वीराज द्वारा भंडारनकों के दमन का उल्लेख कौन करता है, जिनपति सूरी। तो समझ में आ गया, पहला चाचा अपर गांगेय का दमन, दूसरा चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। नागार्जुन ने क्या किया था, गुरुग्राम या गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था, है ना, वो वाला। और जैसे ही पृथ्वीराज की सेना आई वो भाग गया। तीसरा भंडारनक जातियों का दमन। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलते हैं आगे। तो प्रारंभिक सफलताओं के बाद पृथ्वीराज ने प्राचीन भारतीय शासकों के समान दिग्विजय नीति अपनाने का फैसला किया। लीजिए भाई, पृथ्वीराज चौहान लगातार अपने स्वजनों के विरोध को समाप्त कर दिया और जीतता गया, जिससे उसको हौसला मिला। तो पृथ्वीराज चौहान ने समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय नीति अपनाने की घोषणा कर दी, फैसला ले लिया। और भंडारनकों के दमन के बाद उसकी सीमाएं अब चंदेलों के महोबा राज्य से मिलने लग गई। यानी अब
हम चौथा कदम बढ़ा रहे हैं, पड़ोसी राज्यों का दमन करके अपने राज्य का विस्तार पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार किया। चलिए आगे। जैसे अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा राज्य पर आक्रमण कर दिया। यानी आपको पता है कि महोबा में उस समय चंदेल शासक परमर्दी देव का शासन था। यानी सवाल अगर आ जाए तो महोबा में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या कहते हैं? तुमुल युद्ध। याद रखना, तुमुल युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी में चंदेल के महोबा के परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तुमुल युद्ध हुआ। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव, चंदेलों का वहाँ का शासक कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव के दो सेनापति आल्हा व उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। दो सेनानायक आल्हा व उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। विजयी पृथ्वीराज पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त करके लौट आया। तो यहाँ भाई जो चौथा टॉपिक है पड़ोसी राज्यों का दम है तो दूसरा, लेकिन पृथ्वीराज के हिसाब से चौथा। पड़ोसी राज्यों का दमन में पृथ्वीराज ने 1182 में कहाँ पर आक्रमण किया था? महोबा राज्य में। और महोबा में किसका राज था? चंदेलों का। चंदेलों का राजा कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव के सेनापति कौन थे? आला व उदल। आक्रमण कब? 1182। युद्ध का नाम क्या था? तुमुल युद्ध। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। वहाँ पर किसको नियुक्त किया? महोबा का अधिकारी किसको नियुक्त किया? पंजुन राय को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे, ये समाप्त हो गया। अब पांचवा पॉइंट है चालुक्यों पर विजय या चालुक्यों से संघर्ष क्यों हुआ। इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सका दोस्त चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को अप्रसन्न कर दिया, क्योंकि भीमदेव भी इच्छनी के साथ विवाह का इच्छुक था। लीजिए भाई, अब आबू की राजकुमारी कौन? आबू की राजकुमारी आ गई इच्छनी देवी। आबू की राजकुमारी का नाम इच्छनी देवी। इच्छनी से कौन सा है भाई विवाह करना चाहता है? पृथ्वीराज भी और चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय भी। इच्छनी से विवाह किसने किया? पृथ्वीराज ने। नाराज कौन हो गया? भीमदेव द्वितीय। क्या हुआ? संघर्ष होना ही था। ये युद्ध का कारण था, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों शासकों के बीच संघर्ष का वास्तविक कारण उनके राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिलना, दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही थी। दोनों शासकों के बीच छोटी मोटी झड़पों के बाद जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से संधि हो गई। अब लीजिए भाई, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संधि कराने का श्रेय किसको जाता है? जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार यानी सुलह किसने कराई? जगदेव प्रतिहार ने सुलह करा दी। और यहाँ जो युद्ध हुआ था चालुक्य और पृथ्वीराज चालुक्य चौहानों के बीच में जो 1184 में युद्ध हुआ था, उसको नागौर का युद्ध कहते हैं।
किसका युद्ध कहते हैं? नागौर का युद्ध। ठीक है, तो संधि हो गई, मध्यस्थता हो गई, किंतु इस संधि से परंपरागत वैमनस्य समाप्त नहीं हुआ और चौहान चालुक्य द्वेष भीतर ही भीतर सुलगता रहा, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। चलिए आगे। अब हमने अब तक पहला पढ़ा अपर गांगे का दमन, दूसरा पढ़ा नागार्जुन का दमन, तीसरा पढ़ा भंडानक जातियों के विद्रोह का दमन, चौथा पढ़ा महोबा के चंदेलों पर विजय, और पांचवा चालुक्यों से संघर्ष। अब पड़ोसी राज्यों में दूसरा और नेक्स्ट टॉपिक पांचवा, कन्नौज से संघर्ष या कन्नौज से संबंध। तो चलिए भाई पढ़ते हैं। पृथ्वीराज के पूर्व में स्थित कन्नौज के घेड़वाल राज्य का शासक उस समय जयचंद्र घेड़वाल था। ठीक है, यानी कन्नौज पर किन का राज था? घेड़वालों का। और घेड़वालों में राजा कौन था? जयचंद्र। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चौहानों और घेड़वालों के बीच परंपरागत वैमनस्य चल रहा था, दुश्मनी चल रही थी। पृथ्वीराज दिग्विजय योजना को पूर्णता प्रदान करने के लिए कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, जो कि पृथ्वीराज की भी एक बहुत बड़ी भारी भूल साबित होगी, आगे देखेंगे अपन। वहीं जयचंद्र भी उसकी होड़ में विजय योजनाएं बना रहा था। जयचंद्र भी दिग्विजय के सपने देख रहा था। सपने देखने में क्या लगता है? इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी था। पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, याद रखना भाई, आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम कैसा था, का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाना दोनों शासकों के बीच संघर्ष का चरम उत्कर्ष था। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया और गंधर्व विवाह किया, जिससे जयचंद्र घेड़वाल अपने को अपमानित मान रहा था। वो मन ही मन में और मौके की तलाश में था, किसी प्रकार से वो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, नष्ट कराना चाहता था। अपनी पुत्री के अपहरण से जयचंद्र पृथ्वीराज का पक्का शत्रु बन गया और बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। एक प्रचलित मत के अनुसार उसने सहायता का आश्वासन देकर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने पृथ्वीराज चौहान पर गोरी को आमंत्रित किया कि भाई हमला करो, मैं आपका साथ दूंगा। पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार गोरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय की खबर जब सुनी, जयचंद्र ने अपनी राजधानी में खुशियां मनाई। कब? तराइन का जो दूसरा युद्ध है, जब पृथ्वीराज हारा 1192 ईस्वी में, तब जयचंद्र ने खुशियां मनाई, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये खुशियां भी दुख में बदलने वाली है। चलिए भाई सवालों पर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ? सवाल नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक। सवाल नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान ने शासन या पृथ्वीराज चौहान राजगद्दी पर कब बैठा? पृथ्वीराज चौहान राजगद्दी पर कब बैठा? प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री व सेनापति के नाम बताइए। पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री व सेनापति के नाम बताइए। नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय नीति के 3 पक्ष कौन कौन से है? पृथ्वीराज चौहान वाला जो हो, ये तीसरा सवाल लिखिए। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय नीति के 3 पक्ष कौन कौन से थे? चौथा,
मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? या सवाल यूँ बन सकता है, तुर्कों के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। परमर्दी देव वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के चंदेलों पर विजय पाने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा? तो यानी महोबा के चंदेलों पर विजय पाने के लिए कौन सा युद्ध हुआ वो बताना है। प्रश्न नंबर 6। महोबा विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का अधिकारी किसे बनाया? महोबा विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का अधिकारी किसे बनाया? नेक्स्ट, सेनानायक आला व उदल किस राजा के सेनापति थे? सेनानायक आला व उदल किस राजा के सेनापति थे? नेक्स्ट, नागौर युद्ध पृथ्वीराज चौहान की सेना द्वारा नागौर का युद्ध कब और किसके विरुद्ध लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट, भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का क्या कारण था और इसमें मध्यस्थता किसने करवाई या संधि किसने करवाई? नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समय कन्नौज का शासक कौन था? नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज से मनमुटाव या शत्रुता होने का क्या कारण था? पृथ्वीराज चौहान के कन्नौज से शत्रुता होने का क्या कारण था? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, पूछे गए सवालों को कॉपी में लिखिए, अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, उनके उत्तर ढूंढिए और उत्तर लिख करके मेरे को व्हाट्सएप पर कीजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए। धन्यवाद। और आगे के वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का संघर्ष। तो थैंक यू दोस्तों।